पाठ संख्या 3। पहले वीडियो में आप लोगों ने सवैया के बारे में पढ़ा। मैंने यहाँ बॉक्स में डाल दिया है कवित 1 और 2। इस वीडियो में हम लोगों का पूरा ध्यान कवित 1 और 2 पर ही केंद्रित रहेगा, क्योंकि देव से संबंधित सारी जानकारी आपको पहले वीडियो में दी जा चुकी है। यहाँ जरूरत होगी इसमें भी बताया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग पद ये कवित 1 को देखें। यहाँ मैंने पद लिखा है, यहाँ होना चाहिए कवित। मैं इसे कवित ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ हो जाएगा कवित 2। तो पहले कवित में बसंत का बालक रूप में चित्रण है। एक ऋतु है वसंत, जिसे ऋतुराज कहा जाता है, उसके बालक रूप में चित्रण है। और दूसरे कवित में चांदनी रात का विविध रूपों में आकर्षक चित्रण है। सच पूछा जाए तो इस दोनों कवित ये में आप जो पढ़ेंगे कवित में 1 और 2, यदि हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो प्रकृति चित्रण के साथ साथ दोनों कवित काफी रोमांटिक है। क्योंकि वसंत का भला चित्रण हो, रोमांस नहीं हो, असंभव। और चांदनी रात का जिक्र हो, रोमांस नहीं हो, असंभव। ये है, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि रचना जो है सो रीतिकालीन जो कवि है देव की है। और उस वक्त की जो लिखने की स्टाइल थी, आजकल को जो लिखने की स्टाइल है थोड़ा फर्क है। लेकिन यदि आप महसूस करेंगे कि बसंत का बालक रूप में चित्रण है, इसमें भी रोमांस है, या चांदनी रात का जिक्र है, इसमें भी रोमांस है, इसे आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे वैसे कि इन्हें हम महसूस करें फूल की खुशबू की तरह, जो दिखाई नहीं देते मगर होते हैं। शायर कहता है कि इन्हें हम महसूस करें फूल की खुशबू की तरह। फूल में खुशबू है, निर्विवाद है, दिखती नहीं, महसूस होती है। उसी तरीके से काव्य की कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। खैर, जहां ऐसा जिक्र होगा मैं संकेत कर दूंगा। बालक का रूप में चित्रण है वसंत का। वसंत ऋतुराज है, 6 ऋतुएं हैं, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत, ये 6 जो ऋतुएं हैं, भारत में ये 6 ऋतुएं होती हैं। बाकी देशों में 6 ऋतुएं नहीं होती। इसलिए यहाँ के कवियों ने 6 ऋतुओं का वर्णन साथ साथ किया है। यह 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है भागवत में भी, के 10वें स्कंद में भी, उसमें भी काफी ऐसा चित्रण है। काफी लंबा हो जाएगा। ऋतु की विशेषताओं या ऋतु के बारे में ज्यादा बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ये रखें कि वसंत के रूप का बालक रूप में चित्रण है। कवि की जो नजर है, कवि की जो दृष्टि है, वो किस रूप में वसंत को देखती है, बालक रूप में देखती है। तो कैसे देखती है? दार द्रुम पल, इसमें दार द्रुम पलना बिछौना 9 पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी वह। यदि चूंकि हिंदी में नहीं है, जैसे प्राचीन रचनाएं हैं उस रूप में है, ब्रजभाषा में है, तो थोड़ी हिंदी समझने में आपको परेशानी हो, लेकिन वैसी नहीं होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। कवि कहता है कि दार द्रुम पलना बिछौना 9 पल्लव के। 9 पल्लव, पल्लव पत्तों का समूह। और जब वसंत का समय होता है तो जो पत्तों का समूह होता है वो लाल लाल पत्ते, जिन्हें हम लोग किसलय शब्द के नाम से जानते हैं, मिलते हैं। और काफी कोमल होता है अन्य पत्तों की तुलना में।
वही कवि बताता है कि पेड़ की डालियों में जो नए पल्लव है, नूतन पल्लव, नव पल्लव, पहले वाला जो हरे रंग का हो गया वो तो कड़ा हो जाता है, मुलायम नहीं रहता। बिस्तर लगा हुआ है, बालक बसंत का बिस्तर लगा हुआ है नए पल्लवों पर जो लाल रंग के हैं, जो काफी कोमल होते हैं, और बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूल सुशोभित हो रहे हैं, झबला लगा हुआ है, जिससे एक काफी आकर्षक छवि बन रही है। और पालना जो झूला आप लोग समझ रहे हैं, छोटे बच्चों को जैसे झूले में झुलाया जाता है, तो बसंत भी बालक रूप में है, वो भी पालने में बैठा है, तो हवा उसे झुला रही है। मतलब हवा के मंद मंद झोंके बसंत रूपी बालक जो बैठा हुआ है उसको झुला रहा है। कवि इस नजर से बसंत को देख रहा है। ऐसा प्रकृति चित्रण है जो काफी आकर्षक है। साथ ही साथ मोर की जो केकारव है, आवाज है, जो कोयल की आवाज की से अलग है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। कोयल की आवाज बसंत में होती है तो एक कशिश हमारे अंदर, एक आकर्षण, खिंचाई होती है कोयल की आवाज से। तो मोर जो है वो अपनी बातों की मिठास के द्वारा, मोर की केकारों भी आकर्षक होती है। ये मत सोचिएगा केवल कोयल की आवाज ही आकर्षक होती है। और उस केकारों में, मोर की आवाज को केकारों कहते हैं, रौ कहते हैं आवाज को। कोयल, उसकी केकारों को सुनकर कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि कोयल हाथों से ताली बजाती हुई बसंत रूपी बालक को उल्लसित कर रही है, उसे रिझाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई यही है कि आप यदि किसी को रिझाने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और यदि आपकी ओर खींचता नहीं है तो आपकी सुंदरता दो कौड़ी की भी औकात नहीं रखती है। जिन्हें कवि कुलगुरु कहा गया कालिदास, इन्होंने कुमार संभव में प्रतिपादित किया है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। वही खूबसूरती सार्थक है जिससे अपने प्रियतम को, या जिसे आप चाहते हैं उसको रिझाया जा सके, खींचा जा सके। यदि आपकी खूबसूरती उससे अपनी ओर खींच नहीं पाती है तो कवियों की नजर में आपकी खूबसूरती की कोई कीमत नहीं है। इसलिए सबकी देखने की अपनी अलग अलग दृष्टि होती है। कवि इस दृष्टि में बालक बसंत को के रूप में देख रहा है। सबकी दृष्टि अलग अलग है, सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। फिर आगे बताते हैं, पूरी पराग सो उतारो करे राई नोन। यहाँ पर लोक भाषाओं की ओर थोड़ा संकेत है। बच्चे को नजर लग जाती है तो माताएं राई, नमक वगैरह से बच्चे को उसकी नजर उतारती है। ये भी एक इस तरीके की परिपाटी हमारे यहाँ मिलती है। कवि ने इस ओर भी इशारा किया है कि कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर की लताओं रूपी साड़ी में पराग भर कर, पराग को हम लोग कहते हैं मकरंद, ये काफी आकर्षक और रोमांटिक शब्द है पराग, मकरंद, बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। इसे ऐसे भी समझे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती है तो लोग उसकी नजर उतारते हैं। शादी करने के लिए व्यक्ति जाता है तो महिलाएं उसकी भी नजर उतारती हैं कि उसकी, इसको नजर नहीं लगे, दूसरे को लग जाए, इसे नहीं लगे। पता नहीं
ऐसी हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं। तो पराग रूपी राई नमक को घुमाकर ये नजर उतारने का टोटका कर रही हैं। और यहाँ जैसे मैंने कहा था, बसंत बिना रोमांस का अधूरा है। अब इस पंक्ति में आप देखें, बसंत कामदेव का बालक रूप में चित्रण माना जाता है। पुरुष के अंदर कामदेव और रति के बारे में यदि मैं जिक्र करने लगूंगी तो ये इस पर यदि जिक्र करने लगा तो ये काफी और एक अलग तरीके का हो जाएगा। सिर्फ इतना ही समझे कि वसंत कामदेव का बालक है, जिसे प्रातः काल गुलाब की पंखुड़ियां चुटकी बजा बजाकर चट चट की आवाज करती हुई जगा रही हैं। आइए जरा इसको समझें। छोटा बच्चा यदि पालने में है और किसी दूसरी ओर देख रहा है तो लोग चुटकी बजाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बसंत बालक इतना ज्यादा खूबसूरत है, बसंती है तो भला खूबसूरत क्यों नहीं होगा, इतना ज्यादा खूबसूरत है कि गुलाब जो खूबसूरती का प्रतीक पुष्प माना जाता है, फूल गुलाब का आपके चेहरे जैसा लगता है और चमकता चांद नदी का तलवा लगता है। ये काफी लोकप्रिय हुई है पंक्तियां। मोहम्मद के शहर में एक रचनाकार ने जो लिखी, जिसमें ये संकेत है, फूल गुलाब का आपके चेहरे जैसा लगता है। मतलब उसने अपने इष्ट के खूबसूरत चेहरे की तुलना गुलाब के फूल से क्या की है। फूल गुलाब का आपके चेहरे जैसा लगता है और चमकता चांद नदी का तलवा लगता है। सब तो झुके हैं खाना एक काबा के सामने और काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। जिस शायर ने लिखा उसने गुलाब के फूल को प्रमुख रूप में उभारा खूबसूरती के लिए। उसी प्रकार से वो गुलाब का फूल चट की आवाज करता हुआ चुटकी बजाता हुआ बालक बसंत को जगाने की कोशिश कर रहा है, उससे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। और दूसरे कवित्व में की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें चांदनी रात का विविध रूपों में चित्रण है। चांदनी रात का विविध रूपों में चित्रण, जरा ध्यान देंगे। चांदनी रात काफी सुहावनी होती है। नायिका या नायक चांदनी रात में ही अपने पल को बिताना चाहते हैं, ताकि खुला हुआ आसमान, प्रदूषण रहित हवाएं, मंद मंद चलते हवा के झोंके, दिन दुनिया से परे, अपने रौ में डूबे हुए जोड़े। इस तरीके की आजकल की जो कविताएं आ रही हैं चांदनी रात के बारे में, मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल अंधेरे और फिर बरसात हो जाए। इस तरीके की रचनाएं जो आजकल कवियों के द्वारा हो रही हैं, इसमें भी चांदनी रात का ही वो जिक्र खींचना चाहते हैं। और कविदेव ने भी चांदनी रात का ही जिक्र किया है, लेकिन उस वक्त की परंपरा के मुताबिक उन्होंने किया है, जो काफी आकर्षक है। अब पहले जो कवि खूबसूरती की तुलना किया करते थे, आज के कवि खूबसूरती की भी तुलना कर रहे हैं। हम दोनों को एक में नहीं पिरो सकते, दोनों की तुलनाएं अलग अलग हैं। क्यों कि वैदिक बोध की वाटिका में जब समसामयिक टच होता है तो कविता वंशमूल हो जाती है। आज ये थोड़ा सा दुर्लभ सा लगता है, ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं जो हमारी पहले मिलती हैं और जो वर्तमान की रचनाएं सामने आ रही हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैंने विश्लेषण की कड़ी में 2 शब्द कह दिए। इसका आपके सिलेबस से कोई विशेष लेना देना नहीं है, ओनली फॉर डीप स्टडी, गहरे अध्ययन के लिए। कवित्व 2 जो है, फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, ब्रजभाषा में ये भी है। इसके भी शब्दों के अर्थ जैसे उदधि कहते हैं समुद्र को, फटिक के लिए शब्द आता है
स्फटिक एक चमकीला पत्थर होता है, उजले रंग का, व्हाइट रंग का। इसमें कवि बताते हैं कि चांदनी रात ऐसी दिख रही है जैसे सफेद पारदर्शी स्फटिक की चट्टानें सजाकर एक सुंदर मंदिर बना दिया गया हो। मैं चाहे कितनी भी व्याख्या कर दूं, स्फटिक के बारे में जितना भी बतला दूं, लेकिन जिस बच्चे ने स्फटिक को नहीं देखा है शायद वो इस कल्पना से अधूरे रह जाएंगे, अछूते रह जाएंगे। स्फटिक एक पारदर्शी पत्थर है जो शुक्र ग्रह की शांति के लिए लोग पहनते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह का जो प्रमुख रत्न है डायमंड, हीरा, काफी महंगा है, तो उसके विकल्प के लोग स्फटिक को धारण करते हैं। सफेद पारदर्शी स्फटिक की चट्टानों को सुंदर ढंग से लगाकर एक मंदिर का रूप बना दिया गया हो और उस स्फटिक शिलाओं पर पड़ने वाली चांदनी, जो चांद से ही निकलने वाली वह रोशनी जो चांदनी कहलाती है, ऐसी लग रही है जैसे दही का समुद्र ही तीव्र गति से उमड़ कर चारों ओर फैल रहा है। जो बच्चे समुद्र तट पर गए होंगे वो संभवतः इसे और ज्यादा महसूस करेंगे। समुद्र की लहरें आती है, बहुत दूर दूर तक अपने अस्तित्व को स्थापित करती है और पानी में उठने वाली लहरों में इतनी झाग दिखती है। मैं जब द्वारिका की यात्रा पर गुजरात में राज्य में था, उस वक्त जिला जामनगर हुआ करता था। आज तो द्वारिका भी जिला हो चुका है, लेकिन जब मैं गया था उस वक्त जिला जामनगर था। मैंने समुद्र को नजदीक से देखा, तब मुझे कवि की रचनाओं का समुद्र चित्रण सच में समझ में आया। नहीं तो आप तक तो पढ़ा ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, हकीकत सच्चाई वो देखने पर हो। तो जैसी कल्पना यहाँ कवि कर रहे हैं कि दही थोड़ा गाढ़ा होता है पानी की तुलना में, दूध की तुलना में, और झाग भी थोड़ा गाढ़ा दिखता है लेकिन होता नहीं है, पानी से भी जो झाग कहता है, ऐसे उमड़ करके चारों ओर फैल रहा है एक झाग के रूप में। बाहर से अंदर तक दीवार भी नहीं दिखाई पड़ रही है। लग रहा है, कवि की कल्पना को देखें, कि दूध का फेन आंगन के फर्श पर फैल गया हो। ऐसी चांदनी रात का उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही साथ तारा रूपी युवती जो है वो झिलमिल सी हो रही है, मानवीकरण है, और उसमें मोतियों की कांति मिली हुई है, लगी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मल्लिका के फूलों का उसमें रस मिला हुआ है और दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। ये आकाश चांदनी